ऋचा एकेडमी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज आप लोग फंडामेंटल इंग्लिश में वर्ब चैप्टर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग होगी वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं और क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें कुछ करना या होना पाया जाए, यानी जिसमें करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, जिसमें करना या होना पाया जाता है उसी को हम वर्ब या क्रिया के नाम से जानते हैं। अब करना या होना, किसी एक्शन का होना, किसी कार्य का होना, किसी क्रिया का घटित, किसी एक्शन का गतिविधि का होना। वर्ब की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, कंफ्यूजनल भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके बिना सेंटेंस में काम नहीं चलता। कंफ्यूजनल इसलिए है कि तीन तीन एस्पेक्ट लेकर आता है, यानी तीन प्रकार की अवधारणाओं को लेकर वर्ब चलता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है। दूसरा वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट, अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इस क्लास के माध्यम से तीनों में अंतर कैसे करेंगे, चाहे फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हो या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो। इसमें अंतर कैसे किया जाए ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो तीन प्रकार का वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जनरली वर्ब अगर हम बोलते हैं तो हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट फाइनाइट वर्ब पर जाता है। फाइनाइट वर्ब मतलब होता है परिमित क्रिया या मुख्य क्रिया। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है, पहले फाइनाइट के बारे में हम चर्चा करते हैं। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, और या ये यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने के लिए कंपेल्ड होता है, बाध्य होता है, फोर्स होता है। तो जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इस वर्ब की विशेषता होती है कि देखने में वर्ब लगता है, काम भी वर्ब का करता है। तीन इसका जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो तीन होता है। तीन क्या क्या है? सबसे पहली बात यह है कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में देखने में वर्ब लगता है, काम भी वर्ब का करता है। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य होता है। तीसरी बात यह है कि यह वर्ब के अलावा और कुछ नहीं काम करता है, वर्ब का ही काम करता है। तो फाइनाइट वर्ब मतलब होता है परिमित क्रिया, परिमित क्रिया, परिमित क्रिया। अब परिमित क्रिया और नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब होता है अपरिमित क्रिया, अपरिमित क्रिया, अपरिमित क्रिया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी होती है रूपित सहायक क्रिया, रूपित सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान देना है, फाइनाइट वर्ब यह देखने में वर्ब लगता है, काम भी वर्ब का करता है, यानी देखने में भी वर्ब, कार्य भी वर्ब का। देखने में वर्ब और कार्य भी वर्ब का, कार्य भी वर्ब का। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब इसका अपोजिट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये देखने में तो वर्ब लगता है लेकिन कार्य वर्ब का नहीं करता। देखने में वर्ब लगता है, कार्य वर्ब का नहीं करता। देखने में वर्ब, देखने में वर्ब यहां में जोड़ लीजिएगा, लेकिन कार्य किसका? कार्य करता है नाउन का और एडजेक्टिव का, यानी दूसरा कार्य करता है। देखने में वर्ब का कार्य, लेकिन देखने में वर्ब लेकिन कार्य करता है नाउन या एडजेक्टिव का। जिस रूप में दिखता है ऐसा होता नहीं, छद्म में भेष लेकर आता है। ऑक्सिलरी ये देखने में वर्ब, देखने में वर्ब, कार्य भी वर्ब का, कार्य भी वर्ब का। देखने में वर्ब, कार्य भी वर्ब का होता है, लेकिन
ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य नहीं होता, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो ध्यान देंगे, सुनेंगे बहुत ध्यान से। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो देखने में वर्ब हो, कार्य भी वर्ब का हो, सब्जेक्ट के अनुसार चलने के लिए बाध्य हो, यानी जिस पर सब्जेक्ट का कोई ना कोई प्रभाव पड़े। जैसे प्रभाव पड़ना मतलब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम फाइनाइट वर्ब को लेते हैं, फाइनाइट वर्ब। चलिए फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कौन सा वर्ब होगा? सबसे पहले जैसे हम लिखें कि ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। दूसरा लिख दिया गया वी आर गोइंग टू दिल्ली, एक सेंटेंस से लिख दिया गया। तीसरा आई एम टेकिंग टी, टेकिंग टी ले लिया गया। चलिए और लेते हैं, ही गोज, बी गो, बहुत हो गया, अब नहीं लेंगे। अब इस पर समझिए ये सेंटेंस जरा, ये जितना सेंटेंस लिखा गया है, हम आपको फाइनाइट वर्ब बताने चल रहे हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ध्यान देना है। पहला सेंटेंस है ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं। तीसरा है आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। ही गो जो जाता है, वी गो हम जाते हैं। सब सेंटेंस अपने में सभी सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर ही इज रीडिंग जैसे दिया गया है, हम कहें कि चलिए यहाँ पर हम ही इज की जगह ही आर लिख दे रहे हैं, ही आर रीडिंग। अब बताइए अगर ही आर रीडिंग कह दिया जाए तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब आएगा गलत। अब अगर गलत के जवाब का कारण पूछा जाए कि क्यों गलत है, तो आप लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही यूज किया गया है, ही के अकॉर्डिंग हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आर का या एम का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करने के लिए मुझे बाध्य होना, इस वर्ब को बाध्य होना पड़ा टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट ही दिया गया है तो इसलिए इज ही इसके साथ एक्सेप्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरे सेंटेंस पर विचार करिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली दिया गया, यानी हम दिल्ली जा रहे हैं। अब हम दिल्ली जा रहे हैं, इसमें जरा देखिए, अगर हम कह दें कि चलिए बी के आर के स्थान पर हम इज लगा दें या एम लगा दें, अब क्या सेंटेंस सही होगा? अब गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कहेंगे कि सब्जेक्ट बी है, प्लूरल है, तो बी के अनुसार हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके आधार पर ये सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आई एम दिया गया है, आई के साथ अगर हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर दें, आपसे पूछें सही है गलत है, फिर वही आपका जवाब पुराना वाला मिलेगा। ही गोज दिया गया है, अगर हम कहें कि ही गो लिख दें तो क्या सही होगा या गलत होगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये गलत, ये गलत, यानी रॉन्ग हो गया। अब अगर बी की जगह गो दिया गया, अगर हम गोज लिख दें तब भी सेंटेंस गलत। सारी गलती का कारण अगर हम आपसे पूछें कि क्यों गलत है, तो आपका एक बहुत ही सधा सधाया जवाब आएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसमें हम आपको दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ला दिए, इसके बाद फिर यहाँ पर गोज ला करके, यानी ये फाइनाइट वर्ब में लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब में इंट्रांसिटिव वर्ब का भी प्रयोग कर दिए। शब्दावलियों से न घबराइएगा, लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, जिसको ये सब सारे शब्दों को पकड़ना, इसकी प्रीवियस क्लास में हम दे चुके हैं। जब हम आपको ट्रांजिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ा रहे थे तो इसमें इसकी चर्चा किए थे, लेक्सिकल वर्ब क्या होता है। आप लोग अगर नहीं पता है तो पिछली क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें वर्ब में लेक्सिकल वर्ब बताया गया, ट्रांजिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब। तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर क्या आया? कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि सेंटेंस में जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रोटेट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं,
ऐसे ही प्रत्येक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसमें परिमित क्रिया कहा जाता है। तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, परिमित क्रिया हो गया। अब परिमित क्रिया आपके समझ में आ गई होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है कि जो सेंटेंस में देखने में वर्ब लगे लेकिन वो वर्ब का कार्य ना करे। फाइनाइट वर्ब आपके समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट, अभी हम तीनों वर्ब में केवल अंतर बता रहे हैं, तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तीनों में पहले अंतर करना सीखें। नॉन फाइनाइट वर्ब की हिंदी होती है अपरिमित क्रिया। अपरिमित क्रिया, अपरिमित मतलब क्या होता है? देखने में जो वर्ब लगे जिसका अपना कोई परिमित ना हो, परि मतलब वाह्य, मित मतलब माप, जिसका कोई वाह्य मापदंड ना हो, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई कि किसी वर्ब का अपना कोई वाह्य मापदंड नहीं होता है? होता है कभी कभी ऐसा कि उसका वाह्य मापदंड नहीं होता, जैसे हमारे आपके साथ होता है कि हम आप अपने गार्जियन के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं तो हमको लायक कहा जाएगा। अगर गार्जियन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो गार्जियन ही एक उपसर्ग जोड़ देंगे लायक के पहले, और जान ही रहे हैं कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे। एक उपसर्ग ना जोड़ देंगे तो इसका मतलब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बन गए, यानी नालायक कह देंगे अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो। ऐसी स्थिति ग्रामर में सेंटेंस की होती है। ऐसी स्थिति में ग्रामर में वर्ब की होती है। जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, और जो वर्ब सेंटेंस में देखने में वर्ब लगे और वर्ब का काम ना करके कुछ और काम करने लगे, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। कैसे कार्य करते हैं देखते हैं। जैसे हम कहें कि आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कह दिए कि आई सा अ रेड फ्लावर, आई सा अ रेड फ्लावर। दूसरा एग्जाम्पल हम यही लिख रहे हैं, आई सा अ ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग MING, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिए, BLOOMING, ये स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। आई सा ब्लूमिंग फ्लावर, फ्लावर FLOWER, या आई फाउंड FOUND अ फॉलन पेन, FALLEN, फॉलन पेन दे दिया गया। जरा देखिए फॉलन मतलब होता है गिरा हुआ। आई फाउंड अ फॉलन पेन, मैंने गिरी हुई कलम पाई। यहाँ पर फॉलन का प्रयोग हम कर रहे हैं, फॉलन। अब जरा विचार करिए, दो सेंटेंस हम लिखे हैं, समझाने के लिए पर्याप्त है, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे जब इसका डिटेल हम पढ़ाएंगे। आई सा रेड फ्लावर, मैंने लाल फूल देखा। यहाँ पर रेड का प्रयोग किया गया। ये रेड किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है? फ्लावर को। फ्लावर एक नाउन है, फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है। जब फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब फ्लावर तो एक नाउन हुआ, और ये नाउन की विशेषता कौन शब्द बताया? रेड बताया, लाल। मैंने लाल फूल देखा, इसका मतलब रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब जरा दूसरे सेंटेंस पर विचार करिए, आई सा ब्लूमिंग फ्लावर, मैंने खिलता हुआ फूल देखा। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा लिख दे रहे हैं, ये देखने में स्पेलिंग इसकी अच्छी नहीं लग रही है। आई सा अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पर ब्लूमिंग था, BLOOMING। मैंने, चलिए देखिए, ब्लूमिंग फ्लावर देखा। अब जरा देखिए, फ्लावर तो एक नाउन जैसे ऊपर दिया गया यहाँ भी दिया गया है। फ्लावर, यहाँ सा वर्ब हो गया, मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस फ्लावर को कौन शब्द मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है? ब्लूमिंग कर रहा है, मैंने खिलता हुआ फूल देखा। अब यहाँ ब्लूमिंग शब्द इसको मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है, तो देखने में तो ये वर्ब लग रहा है लेकिन काम वही कर रहा है जो काम रेड कर रहा है इस फ्लावर के लिए, वही काम इस फ्लावर के लिए यहाँ पर ब्लूमिंग कर रहा है। इसका मतलब देखने में तो वर्ब लग रहा है लेकिन वास्तव में वर्ब का कार्य नहीं कर रहा। तो जिसके कारण ऐसे वर्ब को, जैसे यहाँ ब्लूमिंग दिया गया है, इसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जो देखने में वर्ब लगे लेकिन काम एडजेक्टिव या नाउन का करे। ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। तीसरे सेंटेंस पर विचार करिए, आई फाउंड अ फॉलन पेन, फॉल मतलब गिरना होता, फॉलन मतलब गिरी हुई। मैंने गिरी हुई कलम पाई, तो गिरी हुई कलम पाई, तो कलम को कौन शब्द, पेन को कौन वर्ड मॉडिफाई किया, क्वालिफाई किया? जनरली एडजेक्टिव में क्वालिफाई वर्ड का यूज करना बेहतर होता है। तो इसमें देखा जाए तो पेन को क्वालिफाई किया फॉलन,
तो फालन क्या हो गया, देखने में तो वर्ब लग रहा है लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो मैंने गिरी हुई कलम पाई, यानी कलम की पहचान किस रूप में बताई जा रही है, गिरी हुई कलम। मैंने खोई हुई कलम, गिरी हुई कलम, पड़ी हुई कलम, टूटी हुई कलम, इसका मतलब वो कलम की पहचान बता रहा, न कि कलम का कार्य बता रहा। तो जो वर्ब देखने में वर्ब लगते हैं लेकिन कार्य वर्ब का नहीं करते हैं, ऐसे ही वर्ब को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, देखने में वर्ब लगे, काम वर्ब का करे, सब्जेक्ट के अनुसार चले, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब देखने में वर्ब लगे लेकिन काम वर्ब का न करे, पहली इसकी डिमेरिट। दूसरी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के इस पर कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, न इस सब्जेक्ट का इस पर प्रभाव पड़ा, न इस सब्जेक्ट का इस पर प्रभाव पड़ा, तो सब्जेक्ट का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तीसरी बात, देखने में वर्ब लग रहा है लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव या नाउन का, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। एक और इसमें देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इसको कुछ लोग मोडाल बोलते हैं, कुछ मॉडल बोल सकते हैं, MODAL। ये देखिए, तो दोनों वर्ब से, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों से अलग है। इसको हिंदी में रूपित सहायक क्रिया बोलते हैं, रूपित सहायक क्रिया, रूपित सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जो वर्ब देखने में वर्ब लगे, काम भी वर्ब का करे लेकिन सब्जेक्ट का गुलाम न बने, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चलने के लिए बाध्य न हो, ऐसे वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, ही शुड, SHOULD, शुड गो। दूसरा सेंटेंस लिख दिए कि बी शुड, SHOULD, वी शुड रीड। तीसरा सेंटेंस लिख दिए, आई शुड, SHOULD, आई शुड राइट, WRITE, मुझे लिखना चाहिए। एक और लिख दिए कि दे शुड, SHOULD, दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए। अब जरा विचार करिए, ध्यान से देखिए, 4 सेंटेंस हमने लिखा, इस 4 सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट यूज किया। एक तो यहाँ ही आया, इसके बाद वी आया, आई आया, दे आया। ही के साथ भी शुड, बी के साथ भी शुड, आई के साथ भी शुड, दे के साथ भी शुड। तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कैसा भी है, लेकिन एक वर्ब यहाँ जो यूज किया गया शुड सबके साथ एक्सेप्ट हो जा रहा है। इसमें ये नहीं भाई ही सिंगुलर है हम प्लूरल के साथ आते हैं, सिंगुलर के साथ नहीं आएंगे। ये नहीं कह रहा है कि बी प्लूरल है तो हम सिंगुलर के साथ आते हैं तो हम नहीं आएंगे, आई के साथ नहीं आएंगे, सबके साथ ही यूज हो जा रहा है। तो सब्जेक्ट कैसा भी हो, जो अपने आप को नहीं बदल रहा है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यानी एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, जिस पर किसी प्रोनाउन का, सब्जेक्ट का, नाउन का, किसी का भी कोई प्रभाव न पड़े, वर्ब के स्थान पर यूज किया गया। वर्ब की तरह देखने में भी लग रहा है, वर्ब का काम भी कर रहा है, लेकिन एक इसकी जिद है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य नहीं है, हम अपने अनुसार चलेंगे। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं यूज किया जाता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य नहीं होता, ऐसे ही वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो तीनों वर्ब आपके समझ में आ गया होगा और तीनों में अंतर भी अब स्पष्ट हो गया होगा। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार चले, देखने में वर्ब लगे, काम भी वर्ब का करे। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो देखने में वर्ब लगे लेकिन काम वो नाउन या एडजेक्टिव का करे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य न हो। और तीसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो देखने में वर्ब लगे, काम भी वर्ब का करे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार चलने के लिए बाध्य न हो। ये तीनों में मूल अंतर है और तीनों का एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए। अब उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तीनों वर्ब में हम ऐसे अंतर कैसे करेंगे। फिर से बता दें, मूल रूप से फाइनाइट वर्ब को ही वर्ब की श्रेणी में माना जाता है बाकी तो ऐसे बोल दिया जाता है। अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है। इसकी सबकी चर्चा हम करेंगे अब डिटेल। एक शॉर्ट टर्म में आप लोगों के समझ में आ गया, तीनों वर्ब में अंतर करना होगा तो आप कर लेंगे। आज इतना ही। नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
कोई भी क्लास हम लें, नोटिफ़िकेशन आपको मिले, उसका तुरंत आप लाभ ले सकें। आज इतना ही, थैंक यू।